जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जाति का विनाश में हम चर्चा कर रहे हैं भारत में जातियां उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास आर्टिकल में, जिसके तहत हमने जाना कि पिछले एपिसोड में डॉक्टर अम्बेडकर हमें उन 4 विद्वानों के नाम बताते हैं और उनके द्वारा लिखे गए या किए गए कामों के ऊपर चर्चा करते हैं जो उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर भारत में किया। हर एक का अपना एक नजरिया है अलग जाति को देखने का, जिसके ऊपर वे चर्चा करते हैं। तो अब हम इस चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। चलिए 11, जाति के विभिन्न अभिलक्षणों के इन समीक्षात्मक मूल्यांकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अंतर जातीय विवाह का निषेध या ऐसे विवाह का न पाया जाना, ठीक कहा जाए तो सजातीय विवाह ही जाति का सार तत्व है। यही सही समझ है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में वे 4 विद्वानों का नाम लेते हैं जिन्होंने भारत में रहकर गहन शोध किया जाति व्यवस्था के ऊपर और अपने अपने नजरिए से उसको देखा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन फिर भी उसमें सभी में जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि जाति व्यवस्था को सजातीय विवाह ने पुख्ता बनाया है। उसी चीज को यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। परंतु अमूर्त मानव विज्ञान के आधार पर कुछ ऐसे लोग इस बात को नकार सकते हैं क्योंकि सजातीय विवाह वाले ऐसे समूह हैं जो जाति की समस्या को पैदा किए बगैर भी ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः ये सच हो सकता है क्योंकि ये एक भौतिक यथार्थ है कि सजातीय विवाह वाले समाज सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहकर दूरस्थ इलाकों में बस सकते हैं जहां एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। इस धारणा के समर्थन में एक कमोबेश उपयुक्त उदाहरण दिया जा सकता है कि अमेरिकी भारतीयों के नाम से विख्यात नीग्रो, श्वेत और विभिन्न कबायली समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद हैं, परंतु हमें इस मामले में घालमेल नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत में स्थिति भिन्न है। तो अब एक अच्छा कंपैरेटिव स्टडी वे कर रहे हैं कि अमेरिका में भी इस तरह के समूह हैं, ग्रुप्स हैं जो सजातीय विवाह में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो सोसाइटी से कटे हुए रहते हैं इसी वजह से। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत में सजातीय विवाह सिर्फ कुछ समूहों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर समूह इस विश्वास से बंधा हुआ है कि विवाह जो है वो सजातीय होने चाहिए। तो इसीलिए अमेरिका में जो लोग स्टडी करते हैं जातियों को लेकर, वही चीज भारत में यदि वो करेंगे तो उसे ठीक से समझ नहीं सकेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारत के लोगों में एक समरस समाज का निर्माण किया है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे में कम या ज्यादा घुल मिल चुकी हैं और उसमें सांस्कृतिक एकता है। तो जाति का विनाश भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर वो जो प्योर ब्लड कॉन्सेप्ट है उसको ध्वस्त कर चुके हैं पहले ही। जो समरस समाज का एकमात्र मापदंड है। ऐसी समरसता को आधार मानने से जाति एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसका चरित्र नया है और जो मात्र सजातीय विवाह वाले समाजों या कबीलों के सादृश्य से पूर्णतः अनुपस्थित होती है। भारत में जाति का अर्थ है समाज को कृत्रिम रूप से सुनिश्चित और सुपरिभाषित इकाइयों में इस तरह विभाजित कर देना कि किसी भी इकाई के सदस्य अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करें ताकि वे एक दूसरे के साथ घुल मिल न सकें। तो जैसा कि अमेरिका की कंपैरेटिव स्टडी डॉक्टर अम्बेडकर ने ली है कि अमेरिका में भी ऐसे समूह है, लेकिन भारत में स्थिति भिन्न है। किस तरह, उस चीज का ये एक्सप्लेनेशन था। इस प्रकार इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता कि सजातीय जाति का एकमात्र खास अभिलक्षण है और यदि हम ये दिखाने में सफल हो जाएं कि अंतः विवाह की व्यवस्था को किस प्रकार बनाए रखा जाता है तो हम व्यावहारिक रूप से जाति की उत्पत्ति और उसके विन्यास को साबित कर चुके होंगे। तो साबित करने का सबसे पहला तरीका जो है वो सजातीय विवाह को एक्सप्लेन करना, उसकी बारीकियों को समझना कि कैसे इसने जातीय व्यवस्था को पुख्ता बनाया है। 12, तो ये जो मैं 12 पढ़ती हूँ वो पॉइंट नहीं है, वो दरअसल पैराग्राफ्स हैं। हर पैराग्राफ को एक अलग नंबर दिया गया है इस आर्टिकल में। आपके लिए ये पूर्वानुमान करना बिल्कुल आसान नहीं हो सकता कि मैं सजातीय विवाह को जाति के रहस्य को खोलने वाली कुंजी क्यों मानता हूं। आपकी कल्पना शक्ति पर ज्यादा दबाव न डालने के लिए अब मैं आपके सामने इसके प्रमुख कारण प्रस्तुत करूंगा। 13, वर्तमान क्षण में इस बात को रेखांकित करना
गैर मुनासिब ना होगा कि आज दुनिया का कोई भी सभ्य देश ऐसा नहीं है जहां आदिम व्यवस्थाएं उतने अधिक समय तक टिकी हुई हैं जितने अधिक समय तक भारत में। इस देश का धर्म आदिम है और इसकी कबायली संहिता समय और सभ्यता के आगे बढ़ने के बावजूद आज भी अपने उसी पूर्वकालीन जोश खरोश के साथ कायम है। इस चले आ रहे आदिम अस्तित्वों में से एक है विजातीय विवाह का रिवाज। तो यहाँ पर खासा व्यंग्य भी कर रहे हैं, और जो लोग बहुत गर्व करते हैं अपने सनातन सभ्यता पर, प्राचीन सभ्यता या सनातन धर्म कुछ भी कह लीजिए पर, तो उनके लिए ये व्यंग्य समझने लायक है कि दुनिया का हर देश अपनी सभ्यताओं में बदलाव कर आगे बढ़ चुका है, चांद पर पहुंच गया है, और हम अभी भी उसी रूढ़ी में अटके हुए हैं। तो ये सारा खेल जो है, मैं बार बार कहती हूं, माइंडसेट का है। आज हमारे पास एसी है, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज है, हम बहुत से लोग जो है वो प्लेन का टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी कार में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से आज भी एकदम पत्थर है। उनकी सोच जो है वो जरा भी तरक्की नहीं कर सकी है, कहने का ये मतलब है। जिसकी तरफ अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आदिम युग में विजातीय विवाहों का प्रचलन इतना सर्वविदित तथ्य है कि उसका स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। शुरू से ही एक कबीले की लड़की या लड़का दूसरे कबीले के लड़के या लड़की से विवाह करते रहे हैं। युग परिवर्तन के साथ साथ विजातीय विवाह की दक्षता जाती रही, और रक्त के घनिष्ठतम रिश्ते को छोड़कर कोई किससे विवाह करेगा इस पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारत के लोगों में आज भी विजातीय विवाह का कानून निश्चयता प्रचलित है, लेकिन भारतीय समाज में आज भी कबायली व्यवस्था कायम है। हालांकि कबीले अब नहीं रहे और विवाह पद्धति का कानून इसका प्रमाण है। इसके केंद्र में विजातीय विवाह का सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ सपिंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं बल्कि सजातीय विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। तो मल्टीपल कॉजेज हैं एक ही चीज के, कि लोग, जहां दुनिया आगे बढ़ गई है, हम अभी भी अपने सोच में पुरातन पंथी बने हुए हैं, पोंगा पंथी बने हुए हैं। जरा भी हमने तरक्की नहीं करी वैचारिक लेवल पर। और किस तरह वो डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कबीलों में भी अपने ही कबीले में शादियां हुआ करती थी, लेकिन फिर भी यदि कोई कर लेता था, यदि आपने उनकी फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी है या रिडल्स इन हिंदुइज्म पढ़ी है, उसमें इन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया है। कबीलाई संस्कृति से एक्सप्लेन करते हुए वे आधुनिक संस्कृति तक एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, उसमें भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि एक कबीला यदि दूसरे कबीले में कोई बच्चा, लड़का या लड़की विवाह करके जाना चाहता था, तो उसे अपने कबीले के रीति रिवाज वहीं छोड़कर नए रीति रिवाजों को अपनाना पड़ता था, और अपने पुराने कबीले से उसका कोई संपर्क नहीं रखा जाता था। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये हुई कि इस चीज में ज्यादा रिजिडनेस आती चली गई। और आज जो स्थिति है वो ये है कि कोई भी अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए सबसे पहली खोज करता है, ना मिले तो अंतरजातीय विवाह का भी वो कर सकते हैं। 14, इसीलिए आपके लिए याद रखने की कोई भी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि सजातीय विवाह भारत के लिए एक विदेशी चीज है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और इसमें विजातीय विवाह होता रहा है। ऐसे ही अन्य समूह भी हैं जो टोटम अर्थात कुल देवताओं को मानते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें, सपिंड विवाह क्या है और टोटम क्या है, दोनों ही फुटनोट में गिवन है, जिसे मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं सपिंड विवाह। धर्मशास्त्रों में विवाह के जो नियम बनाए गए हैं उसमें सपिंड संबंधियों के संबंध में विशेष तौर पर विचार किया गया है। सभी ब्राह्मण ग्रंथ सपिंड संबंधियों के बीच विवाह का निषेध करते हैं। इस निषेध सभी वर्णों पर समान रूप से लागू होता है, इसमें शूद्र भी शामिल हैं। तो ये जो लागू किए गए हैं ये इतने व्यापक तरीके से लागू किए गए हैं और सोच समझकर लागू किए गए हैं कि हर वर्ग को इसमें शामिल कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई वर्ग आपस में विजातीय विवाह करके, इंटरकास्ट मैरिज करके घुल मिल जाए, तो जो उनमें घनिष्ठता बढ़ेगी वो जो रूढ़िवादी लोग हैं उनके लिए खतरनाक साबित होगी। इसीलिए सोच समझकर इन सब चीजों को
व्यापकता के साथ लागू किया गया है। सपिंड का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के अवयव एक ही पिंड से उत्पन्न हुए हों। पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र सभी सपिंड संबंधी हुए, क्योंकि पिता का पिंड सभी में हस्तांतरित होता है गया है, किंतु पुत्र का सपिंड संबंध माता के पक्ष में भी हो सकता है, क्योंकि माता के पिंड का जो अंश आता है वह पितृ पक्ष से आता है। इसी आधार पर अपने माता के पिता, माता की बहन, माता के भाई से भी सपिंड संबंध होता है। यहां तक कि पति और पत्नी के बीच भी सपिंड संबंध होता है, क्योंकि दोनों के पिंडों के अंश उनके पुत्र के शरीर में आते हैं। अपने भाई की पत्नियों के साथ भी सपिंड संबंध होता है, क्योंकि उसके द्वारा जनित पुत्र में उनके पतियों के पिंड का अंश रहता है और सभी भाई एक ही पिंड के अंश से बने हुए होते हैं। इसलिए पूर्व निर्धारित पीढ़ियों की संख्या तक सपिंड संबंधियों में विवाह नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के संबंध में सपिंड संबंध मां की पंक्ति में 5 पीढ़ियों तक के वंशज और पिता की पंक्ति में 7 पीढ़ियों तक के वंशज व्यक्ति सपिंड कहे जाते हैं। शायद इसलिए कहावत है कि 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। पंक्ति को संबंधित व्यक्ति के संबंध में ऊपर की ओर गिनी जाएगी और संबंधित व्यक्ति को पहली पीढ़ी माना जाएगा। जो व्यक्ति आपस में सपिंड कहे जाएंगे, यदि एक व्यक्ति दूसरे की पंक्ति में सपिंड संबंध से पूर्वज हो या दोनों का सपिंड रिश्ते में एक ही पूर्वज रहा हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सामान्यतः सपिंड अंतः विवाह की इजाजत नहीं देता, परंतु दक्षिण भारत में प्रचलित ममेरे फुफेरे भाई बहनों का भी प्रथागत रूप से अपवाद स्वरूप स्वीकार करता है। यहाँ आम्बेडकर हिंदुओं के इस पाखंड को उजागर कर रहे हैं कि हिंदू जहां एक और सपिंड और सगोत्रीय विवाह का निषेध करते हैं, वही सजातीय विवाह का समर्थन करते हैं और अंतरजातीय विवाह का पूरी तरह निषेध करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है फुटनोट में राजकिशोर जी ने कि और डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज से कि हिंदुओं के अपनी ही कई बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। एक तरफ वे कहते हैं कि एक ही पिंड एक ही गोत्र में नहीं होना चाहिए विवाह, और वहीं जो है वो उसका समर्थन भी करते हैं सजातीय विवाह का कि अपनी ही जाति में हो। तो अपनी ही जाति में होगा तो किस तरह होगा? गोत्र पिंड, फिर तो कुछ भी मान्य नहीं रह जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है उनके अपनी ही कई बातों में, अपनी ही लिखी पोथियों में। और दूसरा है टोटम क्या है? टोटम को गण चिन्ह, कुल चिन्ह कहते हैं। गण चिन्ह या टोटम किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्य को किसी जानवर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्मा से संबंध माना जाता है। टोटम शब्द ओजिब्वे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा के ओतोतेमन से लिया गया है। इसका मतलब अपना भाई बहन या रिश्तेदार है। इसका मूल शब्द ओते है, जिसका अर्थ एक ही मां से जन्मे भाई बहन हैं जिनमें खून का रिश्ता है और जो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते हैं। अक्सर टोटम वाले जानवर या वृक्ष का उसे मानने वाले कबीले के साथ विशेष संबंध माना जाता है और उसे मारना या हानि पहुंचाना वर्जित होता है, या फिर किसी विशेष अवसर पर या विशेष विधि द्वारा ही मारा जा सकता है। तो ये जो कुल देवी देवता होते हैं, इन सब का तो हमने जब हम दलित कहानियां पढ़ते हैं, आत्मकथाएं पढ़ते हैं, तो उसमें भी इन सब चीजों का भरपूर जिक्र हमें मिलता है कि कुल देवता हमारे ये हैं, कुल देवी दूसरी हैं और वो हिंदू देवी देवताओं से अलग हैं। ये भी हम उसमें कॉमनली पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आर्टिकल पे लौटते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में विजातीय विवाह आस्था का मामला है और इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इस कदर की जातियों के दायरे में सजातीय विवाह मौजूद होते हैं, बावजूद विजातीय विवाह की कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर गोत्र के भीतर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का विधान है कि यदि एक ही गोत्र में विवाह कर ले तो उनको जो दंड है वो कम दिया जाता है, लेकिन यदि अपनी जाति के बाहर कोई विवाह कर ले तो उसको कठोर दंड दिया जाता है। तो वैसे तो आप देखेंगे तो खाप पंचायतें जो हैं वो इस तरह के फरमान जारी करने के लिए खासी बदनाम मानी जाती हैं। तो ये सब बातें समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही होगी, लेकिन यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें।
आप देख सकते हैं कि अगर विजातीय विवाह का नियम बना दिया जाता है तो जाति का आधार ही मिट जाता है, क्योंकि विजातीय विवाह का अर्थ परस्पर घुलना मिलना है। इसीलिए स्वजातीय विवाह के ऊपर इतना जोर दिया गया है ताकि जाति को तोड़ने का कोई लूप होल ना मिल सके। परंतु हमारे यहाँ जातियां हैं जिसका परिणाम अंतिम विश्लेषण में जातियों की सृष्टि का अर्थ है। जहां तक भारत का संबंध है, विजातीय विवाह पर सजातीय विवाह आरोपित कर देना बहरहाल मूल रूप से विजातीय विवाह वाले समाज में सजातीय विवाह जो जाति की सृष्टि करने के बराबर है का सरलता से पालन करना एक दुर्बह समस्या प्रस्तुत करता है। और विजातीय विवाह प्रणाली के विरुद्ध सजातीयता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जिन साधनों का सहारा लिया गया है उन पर विचार करने से ही हम अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर कुछ बिंदुओं को सामने रख रहे हैं सजातीय विवाह के, कि सजातीय विवाह ने किस तरह जाति प्रथा को और ज्यादा मजबूत किया है। और ये पूरा ध्यान रखा गया है सजातीय विवाह प्रथा को लागू करने के लिए कि ये सभी वर्णों और सभी जातियों में समान रूप से लागू की जा सके। जब सभी इस चीज को मानेंगे तभी जाके जातियां जो हैं वो मजबूत बनेंगी। एक माने वर्ण और दूसरा वर्ण ना माने तो इससे जो है वो घालमेल होने का डर रहेगा, काबू से या कंट्रोल से बाहर चले जाने का डर रहेगा वर्णों के। इसीलिए बहुत सोच समझ के इन चीजों को लिखा गया है और कठोरता के साथ लागू करवाने के पीछे यही वजह है कि कोई भी कंट्रोल से बाहर ना जा सके। आज का ये एपिसोड यही विराम देते हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको सजातीय और विजातीय यानी कि अपनी ही जात में विवाह और इंटरकास्ट मैरिज में जो डिफरेंस है और ये क्यों है ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आगे दीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी ना भूलें, क्योंकि आजकल खासी चर्चा है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो ब्राह्मण थे, जाति के आधार पर नहीं गुणों के आधार पर। जैसा कि जाति के विनाश भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने मेंशन किया है आर्य समाजी व्यवस्था को, कि आर्य समाज भी जो है ना वो वर्ण के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर गुणों के आधार पर व्यक्ति को ब्राह्मण या नीच मानता है। तो उसके लिए वैसे मैंने पोस्ट भी लिखी है फेसबुक पे और सभी सोशल मीडियाज पर कि यदि वाकई ऐसा है तो जो लोग नीच काम कर रहे हैं, जो सवर्ण लोगों ने खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों तक का बलात्कार किया है, बिल्किस बानो का बलात्कार किया है, उनको उनके जनेऊ तुड़वाकर उनको शूद्र वर्ण में शामिल किया जाए। क्या ये संभव है? बाबा साहब ने जो जाति का विनाश में लिखा है वो आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है और इसीलिए इन सब चीजों को समझने में हमें पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सहूलियत मिल रही है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।